डियर स्टूडेंट्स, मैं राहुल आपका इस नई सीरीज़ में बहुत स्वागत करता हूं। आज हम एक सीरीज़ चालू करने वाले हैं जिसमें हम पेपर 3 की यूनिट 7 के बारे में बात करेंगे। पेपर 3 की यूनिट 7 एक ऐसी यूनिट है जिसका अलग अलग बुक्स में कंटेंट मिल पाना बहुत ही मुश्किल है। अगर उसकी एक कोई अलग से आप स्पेसिफिक किताब भी नहीं मार्केट में ढूंढ सकते हैं, तो अलग अलग जगह से अलग अलग सब्जेक्ट का मिक्स करके एक यूनिट बनाई गई है, यूनिट 7। ठीक है, लेकिन मैं आपको यूनिट 7 पढ़ाते टाइम अकेली पेपर 3 की यूनिट 7 कवर नहीं करूँगा। मैं साथ में ज्योग्राफी की यूनिट 5 भी कवर करूँगा, जिसमें एडवांस ज्योग्राफिक टेक्निक्स भी हैं, जिनके बारे में मैं अभी आपको सिलेबस बताऊँगा तब बताता हूँ। लेकिन कुल मिलाकर मैं अभी ये बता रहा हूँ कि आप पेपर 3 की यूनिट 7, जिसमें इसरो, स्पेस टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इनके बारे में हम बात करेंगे। और यूनिट 5 जो है ज्योग्राफी की, उसमें हम स्पेस टेक्नोलॉजी से ही रिलेटेड कंसेप्ट हैं, GPS, GIS, रिमोट सेंसिंग, इनके बारे में बात करेंगे। तो ये सीरीज़ चालू करने से पहले मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि इनके सिलेबस में क्या क्या है, हम उसको किस तरीके से डील करेंगे। ठीक, ये यूनिट 7 है पेपर 3 की। देखिए इसका कंटेंट क्या है। मानव जीवन पर विकास के प्रभाव, स्वदेशी प्रौद्योगिकी की सीमाएं। अब ये स्वदेशी प्रौद्योगिकी क्या है? स्वदेशी प्रौद्योगिकी का मतलब क्या है? ठीक है, इंडिजिनस टेक्नोलॉजी। क्या मतलब है इसका? इंडिजिनस टेक्नोलॉजी। इसका क्या मतलब है? मतलब भारत में निर्मित जो टेक्नोलॉजी हैं उनके बारे में भी हमको बात करना है। तो अभी जब मैं आपको सिलेबस बताऊंगा तब उसमें आपको डिफरेंट अलग अलग चीज़ें मिलेंगी जो वर्ल्ड से रिलेटेड हैं। उन वर्ल्ड से रिलेटेड चीज़ों को हमको इंडिजिनस टेक्नोलॉजी, स्वदेशी टेक्नोलॉजी से कंपेयर करना है और उसकी सीमाओं का निर्धारण करना है कि क्यों उन चीज़ों को हम अभी तक उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, क्यों हम वर्ल्ड में जो टेक्नोलॉजी उपलब्ध है उन्हीं के ऊपर अभी बेस्ड हैं और हमें क्या सुधार की आवश्यकता है और उससे मानव विकास पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसके बारे में हम बात करेंगे एक। लेकिन ये बात हम तब करेंगे जब हम उन टेक्नोलॉजी के बारे में जान लेंगे, यानी बाद में। ठीक है, दूसरी चीज़, रिमोट सेंसिंग का इतिहास। भारत में रिमोट सेंसिंग अगर आप ज्योग्राफी की यूनिट 5 देखेंगे, ज्योग्राफी की यूनिट 5, ये है ज्योग्राफी की यूनिट 5, भूगोल की आधुनिक तकनीक। भूगोल की आधुनिक तकनीक, ज्योग्राफी में जो एडवांस टेक्निक्स हैं उनके बारे में, उसमें आपको दिया हुआ है सुदूर संवेदन, रिमोट सेंसिंग के बारे में इसमें आपको दिया हुआ है। तो इन दोनों को अलग अलग ना पढ़कर हम एक ही साथ पढ़ेंगे। ठीक है, रिमोट सेंसिंग के बारे में मैं आपको एक साथ ही बताऊंगा। किस तरीके से बताऊंगा, कब बताऊंगा, उसके बारे में अभी हम बात करेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि रिमोट सेंसिंग कहाँ है? यूनिट 7 में है पेपर 3 के, और ज्योग्राफी की यूनिट 5 में। तो दोनों को कंबाइन करके हम चलेंगे साथ में, जिससे रिमोट सेंसिंग को अच्छे डिटेल में पढ़ सके, क्योंकि ये डिटेल में ही है आपके प्रिंसिपल्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, उसके फैक्टर्स, सैटेलाइट के प्रकार। देखिए जब हम इसरो के बारे में पढ़ेंगे, जब हम टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में, तो ऑब्वियसली उसमें हम उपग्रहों के प्रकार, कक्षाओं के प्रकार के बारे में पता करेंगे। तो जब हम उनके बारे में पता करने ही वाले हैं तो अलग अलग पता करके क्या मतलब है, उनको हम कंबाइन करके और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, जिससे हमारा एक सीक्वेंस भी बना रहे कि किस सीक्वेंस में हमें क्या पढ़ना है। मैं आपको उस पैटर्न को भी बताऊंगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, इस सिलेबस से आप ये देखिए कि सिलेबस बहुत बिखरा है। पेपर 2 में कुछ चीज़ें हैं, पेपर 3 में कुछ चीज़ें हैं, और ज्योग्राफी में कुछ चीज़ें हैं। तो उन दोनों को अलग अलग ना पढ़ते हुए हम साथ में पढ़ने की कोशिश करेंगे, जिससे हमको समझ में आए कि एक्चुअली में स्पेस टेक्नोलॉजी क्या है। इसलिए मैंने ये जो डिज़ाइन किया है सिलेबस, PSC के हिसाब से डिज़ाइन नहीं किया है, मैंने ये सिलेबस डिज़ाइन करा है स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नाम से। स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मतलब हम पूरी स्पेस से संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो एक साथ इस सीरीज में देखेंगे। स्पेस से संबंधित प्लस डिफेंस से संबंधित
भी मैं बातें करूंगा यहाँ पर, डिफेंस टेक्नोलॉजी की भी मैं बात करूंगा, डिफेंस टेक्नोलॉजी की भी मैं बात करूंगा, प्लस मैं यहाँ पर आपकी बायोटेक्नोलॉजी की भी बात करूंगा, बायोटेक्नोलॉजी। कुल मिलाकर जितनी भी अभी नई नई टेक्नोलॉजी हैं, स्पेस से रिलेटेड नई टेक्नोलॉजीज, डिफेंस से रिलेटेड नई टेक्नोलॉजी और जैविक प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी, इन तीनों के बारे में मैं आपसे इस सीरीज में बात करूंगा। ठीक है, किस तरीके से बात करूंगा उसके बारे में हम देखते हैं। देखिए, आप अगर सिलेबस पे नजर डालें तो सिलेबस में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो एक टॉपिक दिया है और उसमें क्या लिखा है सबसे नीचे, उक्त संस्थानों की सामान्य जानकारी। मतलब हमें इनके बारे में एक सामान्य जानकारी होनी चाहिए, लेकिन हम इन सब की अलग अलग सामान्य जानकारी ना रखते हुए क्या करेंगे, देखिए ज़रा ध्यान से। इसमें क्या क्या कौन कौन से संस्थानों के बारे में बात की गई है। अंतरिक्ष उपयोग केंद्र, स्पेशल अप्लाइड सेंटर, स्पेस यूटिलिटी सेंटर, इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क, ये भी स्पेस से रिलेटेड है, इंडियन स्पेस साइंस डाटा सेंटर, ये भी स्पेस से रिलेटेड है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, ये भी स्पेस से रिलेटेड है, अंतरिक्ष विज्ञान एवं तकनीकी संस्थान, ये भी स्पेस से रिलेटेड है, सुदूर संवेदन हैदराबाद केंद्र, ये रिमोट सेंसिंग और सैटेलाइट दोनों, ये भी किससे संबंधित है, स्पेस से संबंधित है। भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान देहरादून, ये भी स्पेस से संबंधित है। और ये सारी संस्थान जो हैं वो इसरो के अंतर्गत आती हैं, ये सारी संस्थान इसरो के अंतर्गत आती हैं। मतलब जब इसरो एक उपग्रह को लॉन्च करता है, प्रक्षेपित करता है, इसरो जब कोई भी सैटेलाइट को लॉन्च करता है तो लॉन्च करने में अकेले इसरो काम नहीं करता, उसके साथ बहुत सारे अलग अलग संगठन मिलकर काम करते हैं। एक जैसे विक्रम साराभाई है, वो सैटेलाइट डिज़ाइन के फील्ड में काम करता है, लॉन्च व्हीकल बनाने के लिए काम करता है। लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर जो है वो फ्यूल से रिलेटेड काम करता है। तो ऐसे अलग अलग संस्थान जो हैं वो अलग अलग फील्ड में काम करते हैं, फिर उन सब को इसरो एक साथ असेंबल करके और सैटेलाइट से रिलेटेड काम करता है। तो इन सबको अलग अलग ना पढ़कर, इन सबको अलग अलग ना पढ़कर हम इसरो में एक साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे, जिससे हम एक दूसरे से उसको कनेक्ट कर पाएं और हमें ये चीज़ याद रहे। क्योंकि अलग अलग पढ़ने से आपके साथ क्या होगा, आप भूल जाओगे, कोई मतलब नहीं निकलेगा। आपने ये चीज़ पढ़ी, ठीक है, भूल जाओगे, आज पढ़ोगे कल भूल जाओगे। लेकिन जब आप किसी चीज़ को कनेक्ट करके पढ़ने की कोशिश करते हो तब आप उस चीज़ को कभी नहीं भूलते। तो हम कोशिश करेंगे कि इसरो से इस चीज़ को हम कनेक्ट कर पाएँ। ठीक है, इसरो, क्योंकि ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आ रही हैं, इसरो के अंतर्गत आ रही हैं, इसलिए हम इस चीज़ को इसरो के साथ में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका DRDO, DRDO रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, इसरो। ठीक है, डिफेंस टेक्नोलॉजी के बारे में हम बात करेंगे। डिफेंस टेक्नोलॉजी मतलब रक्षा से संबंधित हमारे भारत में क्या क्या चल रहा है, क्या क्या उसकी सीमाएं हैं, क्या कौन कौन सी मिसाइल टेक्निक्स इंडिया ने डेवलप करी हैं, किस किस तरीके की मिसाइल होती हैं, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, देखिए PSC की धोखाधड़ी क्या है कि वो सिलेबस ऐसा देता है जो ऐसा लगता है कि यार ये तो बहुत छोटा सा है, लेकिन उसके पीछे की छुपी हुई चीज़ें हमको देखना होती है। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, देखिए जैव प्रौद्योगिकी, इसमें क्या लिखा हुआ है सिलेबस में, बायोटेक्नोलॉजी। क्या है ये, बायोटेक्नोलॉजी। क्या लिखा है इस बायोटेक्नोलॉजी में, परिभाषा, स्वास्थ्य और चिकित्सा, कृषि, पशुपालन, उद्योग, पर्यावरण जैसे क्षेत्रों में उपयोग। मतलब बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन है सिलेबस में, बायोटेक्नोलॉजी के बारे में नहीं है सिलेबस में, लेकिन बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन है सिलेबस में। तो अकेली एप्लीकेशन तो आप पढ़ नहीं सकते। अगर मैं आपसे बोलूं कि ये एक पेन है और ये हवा में चलता चला जा रहा है, क्यों चलता चला जा रहा है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। तो ये संभव नहीं है कि आप उस चीज़ को बिना न्यूटन के नियम को पढ़े समझ सकें। ऐसे ही बायोटेक्नोलॉजी की जो एप्लीकेशन है, जब तक आपको बायोटेक्नोलॉजी के बारे में पता नहीं होगा तब तक आप बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन कैसे पढ़ेंगे। इसलिए हमको बायोटेक्नोलॉजी
से संबंधित कुछ चीज़ों के बारे में देखना पड़ेगा जो सिलेबस में मेंशन डायरेक्टली नहीं है लेकिन वो इनडायरेक्टली आ सकती हैं और आई हुई हैं। जैसे लास्ट ईयर्स में कुछ क्वेश्चन आए हैं, जैसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, मेंडल्स एक्सपेरिमेंट, बायो रेमेडिफिकेशन, बायो मैग्निफिकेशन, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे हुए हैं जो सिलेबस में नहीं दिए गए हैं लेकिन पूछे गए क्यों? क्योंकि वो बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित हैं। इसलिए हम बायोटेक्नोलॉजी जब पढ़ेंगे तो साथ में हम बायोटेक्नोलॉजी के बेसिक्स को भी देखेंगे, साथ में उनके एप्लीकेशंस को देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आप भू स्थिर उपग्रह प्रक्षेपण यानों की पीढ़ियां, यानी जनरेशन ऑफ लॉन्च व्हीकल्स। जनरेशन का क्या मतलब है? जैसे कंप्यूटर की पीढ़ियां हैं, कंप्यूटर की पीढ़ियों का फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन। इसका क्या मतलब है? फर्स्ट जनरेशन का मतलब है कि पहले वो कंप्यूटर आए थे, सेकंड जनरेशन में उससे आधुनिक, थर्ड जनरेशन में उससे आधुनिक। ऐसे ही प्रक्षेपण यान जो हैं, लॉन्च व्हीकल जो हैं, उनकी जनरेशन के बारे में हमें पढ़ना है कि सबसे पहले इंडिया ने कौन सा ईजाद किया, उसके बाद कैसा ईजाद किया, क्या आधुनिकताएं आई, उसके बाद कौन सा, और आज की डेट में वर्तमान में कौन सा चल रहा है, ठीक है। वर्तमान में जैसे GSLV Mark 3, RLV, ये इंपॉर्टेंट लॉन्च व्हीकल्स हैं आज की डेट में। तो इनके बारे में हम देखेंगे कि क्या क्या खासियत है, कैसे काम करते हैं, क्यों इनकी ज़रूरत पड़ती है, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में स्पेस टेक्नोलॉजी में देखेंगे, ठीक है। ये बायोटेक्नोलॉजी हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है आपका क्लोन्स, रोबोट्स एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता। क्लोन्स, रोबोट्स एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, देखिए क्लोन्स तो क्या है, जब आप बायोटेक्नोलॉजी में आपको बढ़ाऊंगा उसके साथ में मैं आपको क्लोनिंग के बारे में भी बताऊंगा कि क्लोनिंग क्या होती है, ठीक है। तो ये बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित चीज़ ही है। रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये दोनों आपस में संबंधित चीज़ें हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आप क्या समझते हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब होता है मेमोरी कितनी स्टोर कर सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब क्या है कि कोई भी मशीन कितनी मेमोरी स्टोर कर सकता है, सीधी बात। क्यों? जैसे मैं हूँ, मेरा ब्रेन है, क्यों ब्रेन को इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ बोला जाता है? क्यों? क्योंकि उसकी मेमोरी अथाह है। वो कौन सी चीज़ कब याद रख लेता है ये हम भी नहीं समझ पाए हैं, साइंटिस्ट भी नहीं समझ पाए हैं, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये सारी चीज़ें मेमोरी से संबंधित हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, पहले सुपर कंप्यूटर चलते थे। सुपर कंप्यूटर को चलाने के लिए हमको कितनी स्पेस चाहिए पड़ती थी? काफ़ी ज़्यादा। बिल्डिंगों में, काफ़ी बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में सुपर कंप्यूटर चलते थे। लेकिन आज की डेट में क्या हुआ? आज की डेट में बहुत छोटी सी स्पेस में हम काफ़ी सारी मेमोरी स्टोर कर सकते हैं। अब ये मेमोरी स्टोर करने का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्या लेना देना है? लेना देना ऐसे है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब है कि किसी भी मशीन ने कोई बात को स्टोर कर लिया। अब उस स्टोर्ड मेमोरी को वो उस समय किसी भी समय, मतलब जरूरत पड़ने पर किस प्रकार उपयोग करेगी, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। लेकिन उस चीज के लिए उसको पहले वो चीज स्टोर करनी पड़ेगी। अब जैसे मैं मशीन हूं, तो यहाँ 4-5 चीज़ें मैं आजू बाजू अपने देखूंगा। अगर चारों तरफ मेरे बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं और मेरे पास इतनी चीज़ें स्टोर करने के लिए मेमोरी ही नहीं है, और अगर मैं बहुत छोटी सी मशीन हूँ, तो मैं कैसे उस चीज़ को आगे चला पाऊँगा? जैसे मान लीजिए एलेक्सा है। एलेक्सा क्या करती है? आपने किसी चीज़ के बारे में बोला उसको कि एलेक्सा ये वाला गाना बजाओ, तो उसने अपनी एक छोटी सी जो उसकी मेमोरी उसमें स्टोर कर लिया कि हाँ, इनको इस टाइप के गाने पसंद हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब आप उसको बोलेंगे कि एलेक्सा मेरे पसंदीदा गीत चलाओ, तो उसको मालूम है कि आप मैक्सिमम कौन से गाने सुनते हैं, क्योंकि उसकी मेमोरी में स्टोर है। इसलिए वो इंटेलिजेंट मशीन है, उसमें से वो ढूंढ के आपको आपके पसंदीदा गाने सुनवा देगी, ठीक है। लेकिन अब आपके घर में 15 मेंबर हैं, ठीक है, मान लीजिए, और 15 के 15 मेंबर कि उसको वॉइस स्टोर करना है, उन सबके पसंदीदा गाने स्टोर करना है, तो उसको कितनी मेमोरी चाहिए? बहुत सारी मेमोरी चाहिए, ठीक है। मानो मैंने एलेक्सा को बोला एलेक्सा ये वाला गाना बजाओ,
तो उसके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए स्टोर जिससे वो मेरा गाना बजा दे। मेरी वॉइस उसके पास रिकॉर्ड होना चाहिए कि हाँ ये वॉइस इसकी है, इससे संबंधित ये इसके पसंदीदा गाने हैं, उसका स्टोर उसके पास होना चाहिए, तब वो चला पाएगी। तो उसके लिए उसके पास मेमोरी होनी चाहिए। तो जितनी ज़्यादा मेमोरी एक मशीन के पास होगी, यानी जितना डाटा हम उसमें स्टोर कर सकेंगे, उतनी ही ज़्यादा वो आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट मशीन कहलाएगी। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है इस वर्ष काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा है। ठीक है, तो हम आर्टिफिशियल और रोबोटिक्स के बारे में बात करेंगे। जैसे सोफिया रोबोट है, ठीक है, सोफिया रोबोट के बारे में भी हम बात करेंगे जो 64 एक्सप्रेशंस बना सकती है। और काफ़ी सारे रोबोट्स हैं। अभी एक एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आया था प्री में 2020 के प्री के PSC के व्योम मित्र क्या है। ठीक है, कौन सा एक हाफ ह्यूमनॉइड रोबोट है जो स्पेस में इसरो के द्वारा भेजा जा रहा है, तो क्या नाम है उसका, व्योम मित्र। तो इस टाइप से रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट है बौद्धिक संपदा के अधिकार एवं पेटेंट। अब ये बौद्धिक संपदा क्या है, उसके अधिकार तो बात की बात है। पहली चीज़ तो हमको ये समझना होगा कि बौद्धिक संपदा क्या होती है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ये क्या होती है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का ये मतलब है, जैसे मान लीजिए मैंने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया, उस दिमाग के इस्तेमाल करके मैंने ये पेन बनाया। ठीक है, ये पेन का मैंने पेटेंट करा लिया, तो अभी ये मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नहीं है, ये मेरी फिजिकल प्रॉपर्टी है जिसका मैंने पेटेंट करा लिया। लेकिन मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है, जैसे आप सभी ने सुपर 30 मूवी देखी होगी। सुपर 30 मूवी में ऋतिक रोशन जब लाइब्रेरी में पढ़ने जाता है इलाहाबाद में, ठीक है, वो एक मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करता है। वो मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करके वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भेज देते हैं। ठीक है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से वो पेपर काय में पब्लिश हो जाता है, एक किताब में पब्लिश हो जाता है। अब उसके पास कोई फिजिकल मैटर नहीं है, उसने अपनी बुद्धि का उपयोग किया, उस बुद्धि के उपयोग करने के बाद वो चीज किताब में आ गई है, मतलब लिखित रूप में है। आपकी बुद्धि से उपजी हुई चीज अब वो आपकी संपत्ति है। मतलब जो क्वेश्चन उनने सॉल्व करके भेजा वो किसकी संपत्ति हो गई, अब उनकी संपत्ति हो गई। उससे संबंधित अब कोई भी काम होगा तो उनको पैसा दिया जाएगा। ऐसी संपत्ति को बोलता हूं बौद्धिक संपदा या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। और इसका पेटेंट अगर आपने करवा लिया है तो अब आपको उसके पैसे मिलने लगेंगे। जैसे बॉलीवुड की मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे राइटर है कोई, जैसे आप राइटर हैं, आपने एक बहुत अच्छी स्टोरी लिखी, लेकिन आप बॉलीवुड में गए और वहाँ आपने किसी बड़े प्रोड्यूसर को अपनी कहानी सुनाई, लेकिन उस प्रोड्यूसर ने क्या किया, उस चीज़ को कॉपी कर ली, कॉपी करके एक मूवी बना ली, लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपने आपकी स्टोरी को पेटेंट नहीं कराया था। वो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, आपने आपकी दिमाग से उस चीज़ को बनाया है पेपर पे, लेकिन उस चीज़ का आपने जब तक पेटेंट नहीं कराया तब तक आप उस पर कॉपीराइट एक्ट नहीं लगा सकते। कॉपीराइट एक्ट मतलब किसी ने कॉपी कर लिया, आप ये नहीं कह सकते जब तक आप उसका पेटेंट ना कराएं। ठीक है, तो इस चीज़ को हम देखेंगे डिटेल में कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड पेटेंट राइट्स क्या क्या हैं, सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारतीयों का योगदान। तो ये भी मैं अलग से नहीं पढ़ाऊंगा, जब साथ में हम जैसे इसरो पढ़ेंगे, इसरो में जब हम विक्रम साराभाई स्टेशन के बारे में पढ़ेंगे तब मैं साथ में आपको विक्रम साराभाई के बारे में बताऊंगा। जब हम बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, जेनेटिक कोड्स वगैरह पढ़ेंगे, तब मैं आपको वहीं साथ में हरगोविंद खुराना जी के बारे में बताऊंगा। तो इस टाइप से हम इनको अलग से नहीं पढ़ेंगे, साथ में मैं उनका बताता जाऊंगा आपको जब हम उस टॉपिक को पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट है विज्ञान के क्षेत्र में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। ये भी मैं आपको अलग से नहीं पढ़ाऊंगा, ये भी साथ में पढ़ा देंगे। जैसे विक्रम साराभाई, उनको सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया था। ये सरस्वती सम्मान क्या है, ये साइंस के क्षेत्र में दिया जाता है, और हमको पढ़ना क्या है, विज्ञान के क्षेत्र में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। तो कौन कौन से पुरस्कार, देखिए अगर कोई पुरस्कार किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को मिला है तभी वो इम्पोर्टेंट है, सारे प्राइज इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट कौन से होंगे, जो कभी ना कभी किसी को दिया गया है।
दिया गया है इसलिए वो इंपॉर्टेंट है। जैसे नोबेल प्राइज है हरगोविंद खुराना को जेनेटिक कोड के लिए दिया गया था साइंस, तो वो चीज अब आपको पता होनी चाहिए कि वो क्या होता है। सरस्वती सम्मान विक्रम साराभाई को दिया गया, तो अब आपको सरस्वती सम्मान के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो जब तक हम कनेक्ट नहीं करेंगे उनको, तब तक हम सिर्फ अवार्ड पढ़ के उनको रट नहीं सकते, ठीक है। तो ऐसे मैं आपको कनेक्ट करके बताऊंगा, तो उससे क्या रहेगा, आपको याद रहेगा वो चीज। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सुदूर संवेदन। जब हम इसरो के बारे में और लॉन्च व्हीकल्स के बारे में, सैटेलाइट उपग्रह के बारे में पढ़ लेंगे, तब मैं आपको सुदूर संवेदन जीआईएस जीपीएस के बारे में बताऊंगा, ठीक है, रिमोट सेंसिंग के बारे में। अच्छा, जीपीएस होता क्या है? जीपीएस, पहले जीआईएस देख लेते हैं। अच्छा, इसमें भी एक चीज है, जीआईएस जो है हिंदी के सिलेबस में लिखा हुआ है भौगोलिक सूचना प्रणाली, हिंदी के सिलेबस में लिखा हुआ है भौगोलिक सूचना प्रणाली, और इंग्लिश के सिलेबस में लिखा हुआ है ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब इसका क्या मतलब है? देखो, ग्लोबल और भौगोलिक ये एक चीज तो नहीं है, क्योंकि ग्लोबल को हिंदी में बोलते हैं वैश्विक, ठीक है। ग्लोबल का मतलब होता है वैश्विक, यानी यहां होना चाहिए था वैश्विक सूचना प्रणाली, लेकिन हिंदी में दिया हुआ है भौगोलिक सूचना प्रणाली। तो अब क्या पढ़ें, वैश्विक सूचना प्रणाली पढ़ें या भौगोलिक सूचना प्रणाली पढ़ें, क्योंकि दोनों का मतलब अलग अलग है, ठीक है। तो इसमें पीएससी ने स्पष्ट निर्देश दिए हुए हैं कि अगर ऐसी कोई त्रुटि हुई है कि इंग्लिश में अलग है हिंदी में अलग है, तो हम हिंदी वाली चीज सही मानेंगे, तो हम भौगोलिक सूचना प्रणाली को सही मानेंगे, ठीक है। यानी हमें क्या पढ़ना है, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। हम ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम को पढ़ेंगे। क्लियर। नेक्स्ट है जीपीएस। जीपीएस क्या होता है? जीपीएस ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, ये यूएस की टेक्नोलॉजी है, ठीक है। क्या? जीपीएस, भौगोलिक पोजीशनिंग सिस्टम, सॉरी ज्योग्राफिकल पोजीशनिंग सिस्टम। तो ये यूएस की टेक्नोलॉजी है। यूएस की टेक्नोलॉजी को अपन क्यों यूज कर रहे हैं? यूएस की टेक्नोलॉजी अपन यूज कर रहे थे, इसके बारे में मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं कि ये जीपीएस क्यों बना, ठीक है। याद होगा आपको 99 में कारगिल वार हुई थी जब, तो कारगिल वार के समय हमें जो आतंकी थे उनके बंकर की लोकेशन के बारे में नहीं पता था, ठीक है। तो जब हमें उनकी बंकर की लोकेशन के लिए जीपीएस के थ्रू हमने उनको ट्रैक करने के लिए अमेरिका से बोला कि आपके जीपीएस जो सिस्टम है वो हमको प्रोवाइड करा दीजिए, जिसके थ्रू हम जो आतंकी छुपे हुए हैं उनकी बंकर की लोकेशन पता करके उनको डिस्ट्रॉय कर सकें। तो अमेरिका ने हमको वो जीपीएस सिस्टम उनका देने से मना कर दिया था। जब उनने मना कर दिया तो हमने रशिया को अप्रोच किया कि आपका जो जीपीएस सिस्टम है वो आप हमको प्रोवाइड करा दें, जिससे हम ट्रैक कर सकें। तो उस समय रशिया ने भी मना कर दिया था। उसके बाद इजराइल की मदद से इजराइल ने हमको उनका नेविगेशन सिस्टम उपलब्ध कराया था, और हमने आतंकियों के बंकर की पोजीशन पता करके और फिर उनको डिस्ट्रॉय किया था। क्लियर। लेकिन उस समय भारत को ये पता चल गया था कि यार अपना खुद का जीपीएस होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हालांकि सिलेबस में आपको सिर्फ जीपीएस के बारे में पूछा है, लेकिन इंडिजिनस टेक्नोलॉजी को आपको नहीं भूलना है। तो हम भारत द्वारा निर्मित नेविगेशन सिस्टम के बारे में भी पढ़ेंगे, IRNSS, या इसका नाम बदल के नाविक भी कर दिया है। ये 9 सैटेलाइट की एक सीरीज है, जिसमें से 8 अभी प्रक्षेपित किए जा चुके हैं, लॉन्च किए जा चुके हैं। और जीपीएस जो है वो 32 सैटेलाइट का कॉन्स्टलेशन है। इंडिया 9 सैटेलाइट का कॉन्स्टलेशन है, जो इंडिया की ज्योग्राफिकल बाउंड्री प्लस 1500 किलोमीटर्स, इंडिया की ज्योग्राफिकल बाउंड्री से 1500 किलोमीटर्स तक की चीज़ों को ट्रैक कर सकता है, ठीक है। और मैक्सिमम 9 सैटेलाइट्स के थ्रू वो ट्रैक करेगा। अभी मैक्सिमम 8 है, मैक्सिमम 9 सैटेलाइट्स के थ्रू ट्रैक करेगा। वो मिनिमम 3 सैटेलाइट्स लगती हैं। अब मिनिमम 3 सैटेलाइट्स लगने का क्या मतलब है? देखिए, मिनिमम 3 सैटेलाइट लगने का क्या मतलब है। कोऑर्डिनेट होते हैं 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं आपके, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट। अगर मैं आपसे बोलूं कि इस बिंदु का आपको पॉइंट बताना है कि ये कहाँ पर स्थित है, तो आपको बताना पड़ेगा कि सर ये एक्स कोऑर्डिनेट पर इतनी दूर है,
y कोऑर्डिनेट पर इतनी दूर है और z कोऑर्डिनेट पर इतनी दूर है, तब आप उसकी सही लोकेशन बता पाएंगे कि हाँ बिल्कुल एग्जैक्ट x, y, z इन कोऑर्डिनेट पर ये पॉइंट उपस्थित है। ठीक है, तो किस तरीके से इस पॉइंट की लोकेशन सैटेलाइट के द्वारा ट्रैक की जाती है उसके बारे में हम जीपीएस जब पढ़ेंगे तब डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन अभी आपको बस इतना पता होना चाहिए कि 3 सैटेलाइट तो एटलीस्ट चाहिए ताकि हम एक एग्जैक्ट लोकेशन का पता कर सकें। इसको मैं एक एग्जांपल से और बताता हूं आपको। देखिए, मान लीजिए आपने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, क्या मतलब है उसका। देखिए, मान लीजिए ये कुछ लाइंस हैं, ठीक है, और एक आदमी यहां खड़ा हुआ है। अब मैं आपसे बोलूं कि इसकी लोकेशन बताइए, तो आप कह सकते हैं कि ऊपर से दूसरी लाइन में वो बंदा खड़ा हुआ है, लेकिन दूसरी लाइन तो यहां से लेके यहां तक है, आपको पूरे में ढूंढना पड़ेगी, तब आप बता पाएंगे कि उसकी लोकेशन कहां है। तो उसके लिए मैं एक चीज और कर सकता हूं कि मैं ऐसी लाइनें और खींच दूं। अब मैं आपसे अगर इस बंदे की लोकेशन पूछूं तो आप बता सकते हैं मुझे कि वो कहां है। हाँ बिल्कुल बता सकते सर, ऊपर से दूसरी लाइन और साइड से चौथी लाइन जहां पर इंटरसेक्ट कर रही हैं वहां पर वो बंदा स्थित है। लेकिन अगर इसी को मैं 3D में बात करूं, 3D में बात करूं तो 3D में आपको एक तीसरी लोकेशन भी उसकी बतानी पड़ेगी, तब आप मुझे बता पाएंगे कि हाँ उसकी एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है। मतलब 3 चीजें आपको मालूम होनी चाहिए तो आप उसकी एक एग्जैक्ट लोकेशन बता सकते हैं। और उसके बाद जितने भी कोऑर्डिनेट्स बढ़ते जाएंगे, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था XYZ का कि 3 कोऑर्डिनेट्स हो। अब मान लीजिए मैंने एक ऐसा कोऑर्डिनेट और बना दिया और ऐसा कोऑर्डिनेट और बना दिया, 5 कोऑर्डिनेट कर दिए, मतलब 5 सैटेलाइट ट्रैक कर रही हैं किसी एक पॉइंट को, तो मैं ज्यादा एक्यूरेटली उसका लोकेशन बता पाऊंगा, क्योंकि 5 जगह को रेफरेंस मानकर मैं उस जगह को ट्रैक करने की कोशिश कर रहा हूं। तो अब मैं बहुत ज्यादा एक्यूरेसी से बता पाऊंगा कि वो पॉइंट कहां पर होगा। आप लोग गूगल मैप चलाते हैं, ठीक है, गूगल मैप में आपने देखा होगा जैसे ही आप करंट लोकेशन का बटन क्लिक करते हैं तो उसमें एक ब्लू कलर का गोला आता है। वो ब्लू कलर का गोला पहले तो बड़ा रहता है, फिर वो धीरे थोड़े से 1-2 सेकंड बाद छोटा होता चला जाता है। वो ट्रैकिंग है, कितनी सैटेलाइट्स आपको ट्रैक कर रही हैं उसके अनुसार उस गोले की चौड़ाई होगी। ठीक है, अगर आप 4 से 5 सैटेलाइट द्वारा ट्रैक हो रहे हैं तो वो गोला बहुत छोटा हो जाएगा, लेकिन अगर आप 3 सैटेलाइट से ही सिर्फ ट्रैक हो रहे हैं तो वो गोला थोड़ा सा बड़ा रहेगा। आपने जब भी किसी को अपनी लोकेशन भेजी होगी तो उसमें लिखा आता है एक्यूरेट टू 30 मीटर, एक्यूरेट टू 7 मीटर। कहने का मतलब मेरा ये है कि जितनी ज़्यादा सैटेलाइट्स आपको ट्रैक करेंगी उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ में आपकी लोकेशन बता पाएंगे, और जितनी कम सैटेलाइट्स आपको ट्रैक करेंगी उतना कम। जैसे अगर आप जैसे नो नेटवर्क एरिया में चले जाएं, नो नेटवर्क एरिया में जाकर आप करंट लोकेशन पे अगर क्लिक करेंगे तो वो गोला बहुत बड़ा रहेगा। वो गोला बहुत बड़ा रहने का मतलब क्या है कि सैटेलाइट्स आपको ढंग से ट्रैक नहीं कर पा रही हैं, वो एक बड़े से एरिया में आपको ट्रैक कर रही हैं। उन्हें ये पता है कि आप इस एरिया में हैं, लेकिन एग्जैक्टली किस पॉइंट पर हैं वो नहीं बता पा रही हैं। हो सकता है 2 सैटेलाइट अगर आपको ट्रैक कर रही हो तो वो आपको एक्यूरेटली नहीं बता पाएंगी कि कहां पर। क्लियर है? ठीक, आगे बढ़ते हैं। GIS GPS, तो ये आपका सिलेबस था जो अलग अलग भागों में बटा हुआ है। यूनिट 7 में है कुछ यूनिट 5 में है ज्योग्राफी की, तो उसको मैंने अपने हिसाब से डिज़ाइन किया है जिससे आप स्पेस और डिफेंस टेक्नोलॉजी सीक्वेंस में पढ़ पाएँ। सीक्वेंस में पढ़ने से फ़ायदा क्या होगा कि आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होगा और तुरंत आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो चीज़ आपको पहले से पता होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम पता करेंगे कि स्पेस ये एंड है, स्पेस एंड एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या होता है, स्पेस क्या होता है, कैसे स्पेस आया, एटमॉस्फेयर कैसे आया, उसमें हम स्पेस के बारे में बात करेंगे। और एटमॉस्फेयर के बारे में भी बात करना जरूरी है, तभी हम फोर्सेस के बारे में बात कर पाएंगे। कक्षाओं के प्रकार के बारे में बात करेंगे। स्पेस जैसे ही हमें पता चल जाएगा तो हमें पता होगा कि हमें कहाँ पर कक्षाएं बनानी है, फिर कहाँ पर हमें सैटेलाइट स्थापित करना है, उनके बारे में हम पता आसानी से कर सकते हैं। और उन सैटेलाइटों को भेजना कैसे है उसके बारे में ये सिलेबस में जो है आपके लॉन्चिंग व्हीकल की जो पीढ़ियाँ हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पर। उसके बाद हम पढ़ेंगे रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी, क्योंकि
जैसे ही हम यूनिट 7 से फिर यूनिट ज्योग्राफी की यूनिट 5 पे शिफ्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि जब ये 3-4 चीज़ें आप पढ़ लेंगे अच्छे से तो आपको रिमोट सेंसिंग समझना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि ये भी सैटेलाइट से संबंधित, स्पेस से संबंधित एक टेक्नोलॉजी है और टॉपिक है जिसको हम स्पेस के साथ में ही लेंगे। क्लियर? नेक्स्ट है GIS, GPS, उसके बाद हम देखेंगे इसरो के बारे में, क्योंकि जब आप सैटेलाइट्स के बारे में अच्छे से समझ जाएंगे, ऑर्बिट्स के बारे में अच्छे से समझ जाएंगे, लॉन्चिंग व्हीकल्स के बारे में, रिमोट सेंसिंग के बारे में अच्छे से समझ जाएंगे, तब आपको ये चीज़ ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी कि इसरो ने अगर कोई काम किया है तो वो उसके लिए अचीवमेंट क्यों है और कौन कौन सी संस्थाएं उसको इस चीज़ में सहयोग कर रही हैं और उनका काम क्या है। जैसे लॉन्च व्हीकल के बारे में जब पढ़ लेंगे अपन तो अपन को पता होगा कि लॉन्च व्हीकल में किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो जब हम विक्रम साराभाई स्पेस स्टेशन के बारे में पढ़ेंगे तो हमें पता होगा कि वो क्या क्या चीज़ें बनाता है, तो वो क्या अचीव कर रहा है। क्लियर? उसके इसलिए हम उसके बाद में पढ़ेंगे इसरो और उसके अचीवमेंट क्या है। ठीक है? इंपॉर्टेंट सेंटर, वही सेंटर के बारे में मैं साथ में ही पढ़ाऊंगा उसको। DRDO एंड इट्स अचीवमेंट। DRDO रक्षा मंत्रालय की तरफ से जो DRDO स्थापित किया गया है उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि DRDO क्या होता है, वो किस तरीके से अलग अलग मिसाइल टेक्निक्स पे काम कर रहा है, भारत में कौन कौन सी मिसाइल्स अवेलेबल हैं, कैसे वो काम करती हैं। क्लियर? उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी की तरफ। तो जब हम बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे तो मैंने आपको बताया है कि हम बायोटेक्नोलॉजी में बेसिक्स पढ़ेंगे पहले। तो वो चीज़ें जो सिलेबस में नहीं हैं लेकिन हमें बायोटेक्नोलॉजी पढ़ने के लिए उपयोग में आएंगी, वो है DNA। इसके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा, हमारी मजबूरी है, तभी हम बायोटेक्नोलॉजी को अच्छे से समझ पाएंगे। DNA के बारे में, RNA के बारे में, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्राइब, रेप्लिकेशन, अनुलेखन, रूपांतरण, प्रतिकृति, इन सब के बारे में हमको पढ़ना पड़ेगा। mRNA क्या होता है, tRNA क्या होता है, ये rRNA है, गलत लिखा हो गया है, सॉरी, rRNA जो है इसके बारे में पढ़ेंगे। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। रिएक्शन एंजाइम, वेक्टर्स, DNA लाइगेस, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, किस तरीके से बायोटेक्नोलॉजी में यूज़ होती हैं, इनके बारे में हम देखेंगे। अब आपने अगर पिछले साल के पेपर्स वगैरह देखे हो तो जैसे DNA फिंगरप्रिंटिंग के बारे में पूछा हुआ है। ठीक है? अब DNA फिंगरप्रिंटिंग उसने पूछ तो लिया लेकिन सिलेबस में है ही नहीं, था ही नहीं। लेकिन बायोटेक्नोलॉजी चूंकि सिलेबस में है तो DNA से संबंधित चीज़ें हमको पढ़नी पड़ेंगी। क्लियर है? जैसे वेक्टर्स के बारे में भी पूछा हुआ है उन्होंने, मुझे ऐसा लगता है इस बार शायद रिएक्शन एंजाइम्स के बारे में कुछ पूछें। ठीक है? तो हम पढ़ेंगे तब आप सारी चीज़ें आपको मालूम होंगी कि ये सारी चीज़ें क्या होती हैं और कैसे ये बायोटेक्नोलॉजी में यूज़ होती हैं। क्लियर? इसके बाद हम आएंगे जो सिलेबस में। अब सिलेबस में जो खुलकर चीज़ें लिखी हुई हैं वो खुलकर पूछने से तो रहा PSC, वो कैसे पूछेगा इन चीज़ों को। ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है? अब ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी का क्या मतलब है? ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी का मतलब है एग्रीकल्चर से संबंधित टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी। एग्रीकल्चर में जो भी कृषि क्षेत्र में जितनी भी बायोटेक्नोलॉजी यूज हो रही है उसको क्या बोलते हैं? ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी। मेडिसिन और हेल्थ में जो बायोटेक्नोलॉजी यूज हो रही है उसे क्या बोलते हैं? रेड बायोटेक्नोलॉजी। इंडस्ट्रीज में जो यूज हो रही है उसे क्या बोलते हैं? व्हाइट टेक्नोलॉजी। इस टाइप से वो क्वेश्चन पूछ सकता है क्या कि ग्रीन बायोटेक क्या होती है, रेड बायोटेक क्या है, व्हाइट बायोटेक क्या है। और यही तो सिलेबस में भी है। सिलेबस में क्या है? इंडस्ट्री में एप्लीकेशन, मेडिसिन में एप्लीकेशन। ठीक है? तो ये सिलेबस वाली चीज है। इससे पहले जो था वो सिलेबस वाली चीज नहीं थी, लेकिन हमें बायोटेक्नोलॉजी समझने के लिए पढ़ना पड़ेगा। लेकिन ये वाली चीज क्या है? सिलेबस की है, जो उसके आधार पर हम पढ़ेंगे। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट क्लोनिंग। क्लोनिंग मैंने आपको बता ही दिया। नेक्स्ट हम इसके बाद क्या चालू करेंगे? क्लोनिंग चालू करेंगे। क्लोनिंग मैंने आपको बता दिया, बायोटेक्नोलॉजी के साथ पढ़ेंगे। रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, देन पेटेंट्स एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। क्लियर? चलिए शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर। ठीक है? ये आपका एक सिलेबस का ओवरव्यू था कि हम कैसे कैसे आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये स्पेस क्या होता है। आपने बहुत सुना होगा अंतरिक्ष, ये होता है, वो होता है। स्पेस चालू कहाँ से होता है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही है।
कि मैं एक चीज बोल पाऊं कि यार ये अर्थ है, ये अर्थ है, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट मुझे पता होना चाहिए कि कितनी ऊंचाई के बाद स्पेस चालू हो रहा है, ये मुझे पता होना चाहिए, तभी तो मैं बोल पाऊंगा कि हाँ यार इस पॉइंट के बाद ये स्पेस चालू हो रहा है। ठीक है, क्योंकि एक जब तक कोई पॉइंट निर्धारित नहीं होगा तब तक मैं कैसे बताऊंगा कि यार इसके बाद स्पेस है। ठीक है, उससे पहले हम समझते हैं कि वायुमंडल का निर्माण कैसे हुआ, क्योंकि जब हम ये चीज समझ जाएंगे कि वायुमंडल कहां तक है, वायुमंडल क्या है, तब हम ये चीज समझने की स्थिति में ज्यादा अच्छे से रहेंगे कि स्पेस कहां से चालू होता है। ओके, चलो ये देखते हैं जरा कि ये एटमॉस्फेयर कैसे बना। देखिए, एक चीज होती है नेब्यूला। नेब्यूला कुछ नहीं है, बहुत सारे गैस पार्टिकल्स का एक समूह है जिसको क्या बोलते हैं, नेब्यूला। ठीक है, इसमें बहुत सारी हाइड्रोजन गैस है। अब हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस क्या करेगी, ये एक हाइड्रोजन, चलिए हाइड्रोजन गैस के बारे में जाने से पहले मैं एक छोटी सी थ्योरी आपको समझा देता हूं, थ्योरी ऑफ कॉलिजन। ठीक है, ये इसलिए बता रहा हूं, फिजिक्स की चीज है लेकिन यहां पर इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। देखिए, मान लीजिए ये दो मासेस हैं, ठीक है, ये हाथी का बच्चा है और ये बकरी का बच्चा है, मान लीजिए। अब हाथी का बच्चा अगर बकरी के बच्चे में टक्कर मार दे तो बकरी के बच्चे का क्या होगा, बकरी का बच्चा पीछे चला जाएगा। ठीक है, अब ये हाथी का बच्चा ऐसे ही खड़ा है, ये बकरी का बच्चा आकर उसमें टक्कर मार दे तो क्या होगा, क्या हाथी पीछे चला जाएगा, नहीं, ये बकरी का बच्चा ही टकरा के वापस जाएगा। जैसे कोई मुझ में बॉल मार दे तो बॉल मुझसे टकरा कर वापस जाएगी, मैं थोड़ी पीछे चला जाऊंगा। क्यों, क्योंकि उसका मास कम है, मेरा मास ज्यादा है, मेरे में वेट ज्यादा है, उसके में वेट कम है। यानी बकरी का बच्चा जो है उसका वेट कम है, हाथी का बच्चा जो है उसका वेट ज्यादा है। तो ज्यादा वेट और कम वेट वाली चीजें अगर टकराएंगी तो वो दोनों दूर चली जाएंगी, ये तय बात है। जाएगी छोटी वाली दूर, लेकिन दूर तो चली जाएंगी। कहने का मतलब अगर ये कोई बड़ी चीज है, ये छोटी चीज है, ये दोनों आपस में आके टकराएंगी तो ये छोटी वाली चीज दूर चली जाएगी, मतलब ये दोनों आपस में कभी पास में नहीं आएंगे। ठीक है, लेकिन अगर मैं बोलूं कि दोनों ही बकरी के बच्चे हैं और आपस में लड़ रहे हैं, दोनों ही बकरी के बच्चे हैं आपस में लड़ रहे हैं, तो एक इधर साइड से जितना फोर्स लगा रहा है वही फोर्स इधर साइड से भी लग रहा होगा। दोनों बच्चे आपस में लड़ते रहेंगे, लेकिन कोई जीत पाएगा क्या, एट लास्ट कोई नहीं जीत पाएगा। क्यों, क्योंकि जितना वेट इसका है उतना ही वेट इसका है, जितना फोर्स ये इस पे अप्लाई कर रहा है उतना ही फोर्स ये इस पे अप्लाई करेगा। तो जब दोनों एक दूसरे को उतना ही फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो कभी अलग ही नहीं हो पाएंगे, वो कैसे हो जाएंगे, हमेशा जन्म जन्मांतर के साथी बन जाएंगे। क्लियर है, मतलब अगर मास अलग अलग हो तो वो कभी भी साथ में नहीं आएंगे, और मास जब सेम हो तो वो चिपक जाएंगे। ये है थ्योरी ऑफ कॉलिजन। ठीक है, देखिए इसका क्या फायदा है, इससे ये फायदा है कि जो नेब्यूला था उस नेब्यूला में अगर एक हाइड्रोजन का पार्टिकल है और एक और हाइड्रोजन का पार्टिकल है, वो दोनों अगर आपस में एक साथ पास में आएंगे तो देखिए हाइड्रोजन का भी वही मास है, इस हाइड्रोजन का भी वही मास है, इस हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, इस हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, इसका एटॉमिक मास भी 1 है। तो ये दोनों जब आपस में मिल जाएंगे, ये दोनों आपस में मिल जाएंगे तो क्या बन जाएंगे, हीलियम। एटॉमिक मास 2 हो जाएगा, देखो एक इसका, तो 2 एटॉमिक मास किसका होता है, हीलियम का। क्लियर है ये चीज, ठीक है। अब ये हीलियम का पार्टिकल बन गया, ऐसे ही हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के कहीं और पार्टिकल भी होंगे, वो दोनों भी आपस में मिलके क्या बन जाएंगे, हीलियम। अब ये हीलियम आपस में मिलके क्या बन जाएंगे, एक और बड़ा पार्टिकल, बोरॉन, कार्बन सॉरी, ठीक है। ये दोनों भी आपस में मिलके क्या बन जाएंगे, एक बड़ा पार्टिकल, फिर कार्बन कार्बन मिलके और बड़ा बन जाएंगे, फिर वो और बड़ा मिलके और बड़ा बन जाएंगे। ऐसे करते 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 किसका निर्माण होगा, हमारी पृथ्वी का, हमारी पृथ्वी का निर्माण होगा। अब ये हमारी पृथ्वी का निर्माण हो गया, कैसे, गैसेस के पार्टिकल्स आपस में चिपकते चले गए। अब आप मुझे एक चीज बताइए, जब गैस के पार्टिकल आपस में चिपक रहे हैं, ये एक गैस का पार्टिकल है, ये एक गैस का पार्टिकल है, दोनों आपस में चिपक रहे हैं, तो उनका घनत्व बढ़ेगा या घटेगा,
ये एक गैस का पार्टिकल है, ये एक गैस का पार्टिकल है, ये दोनों आपस में चिपक गए, ऐसे ये चिपक गए, तो इनका घनत्व बढ़ा या घट गया? ऑब्वियसली घनत्व बढ़ गया। तो जब गैस का घनत्व बढ़ जाता है तो वो काय में कन्वर्ट हो जाती है, फेस चेंज हो जाएगा। देखिए गैस को जब मैं ठंडा करूंगा तो काय में कन्वर्ट हो जाएगी? लिक्विड में। ऑब्वियस है ये चीज। किसी भी गैस को जब मैं ठंडा करूंगा या उसका घनत्व बढ़ा दूंगा तो काय में कन्वर्ट हो जाएगी? तरल में। जैसे आपने देखा होगा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस आती है, जो नेचुरल गैस है उसको कंप्रेस कर दिया, दबा दिया, प्रेशर बढ़ा दिया। प्रेशर बढ़ाने का मतलब क्या है? दबाव देने का मतलब क्या है? आपने उसकी डेंसिटी बढ़ा दी। एयर के जो उसके नेचुरल गैस के जो पार्टिकल्स हैं उसको पास में ले आए, तो जब पास में आ गए पार्टिकल्स तो काय में कन्वर्ट हो गए? तरल में कन्वर्ट हो गए। तो अभी जो मुझे अर्थ मिली है वो कैसी अर्थ मिली है? लिक्विड, लिक्विड अर्थ है। ठीक है, अंदर उसमें कोर है, यहां उसमें कोर है और ये ऊपर क्रस्ट है। क्लियर है ये चीज? ठीक है, लेकिन अभी ये लिक्विड है, पूरा लिक्विड है। अब जब लिक्विड ठंडा होगा, ठीक है, इसको इस तरीके से समझिए, मान लीजिए आपके घर में खीर बनी है, ठीक है, खीर जो है उसके ऊपर वाली सरफेस पहले ठंडी होगी या नीचे वाली सरफेस पहले ठंडी होगी? ऑब्वियसली जब खीर बनी, खीर बन के कटोरी में जब आएगी तो उसकी पहले ऊपर वाली सरफेस ठंडी होगी। क्यों? देखिए ये कटोरी है, इस कटोरी में यहां तक खीर भरी है, ठीक है, तो ये जो कटोरी में खीर है, इस खीर की सिर्फ ऊपर वाली परत ठंडी होगी। ये ऊपर वाली परत जब ठंडी हो जाएगी तो ये ठंडी परत नीचे वाली परत को ठंडी करेगी, फिर ये वाली परत उसके नीचे वाली परत को ठंडी करेगी, फिर ये वाली परत उसके नीचे वाली परत को ठंडी करेगी। यानी सबसे पहले कौन सी परत ठंडी हो रही है? ऊपर वाली परत ठंडी हो रही है। ऐसे ही अपनी अर्थ है, अर्थ की जो सबसे ऊपर वाली परत है वो कौन सी है? क्रस्ट। तो सबसे पहले कौन सी परत ठंडी होगी? क्रस्ट ठंडा होगा। तो क्रस्ट ऑलरेडी अब लिक्विड में कन्वर्ट हो चुका है, लिक्विड से और ठंडा होके काय में कन्वर्ट होगा? सॉलिड में। क्लियर है? तो लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट जब होगा, तवा है, गरम गरम तवा है, उसके ऊपर पानी डाला, क्या निकलेगी? गैस। तो जब भी कोई गर्म चीज ठंडी होगी, लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो रही है या ठंडी हो रही है, तो उसमें से क्या निकलेगी? गैस निकलेगी। अर्थ की क्रस्ट जब ठंडी हुई तब उसमें से भी क्या निकली? गैस निकली। अब ये गैस बाहर के लिए जाना चाह रही थी, लेकिन अर्थ की ग्रेविटी ने गैस को बोला ए आओ ना, तो आ गई गैस वापस। क्यों? गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्योंकि अर्थ के पास गुरुत्वाकर्षण बल है, उस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उसने गैस को बाहर नहीं जाने दिया और पकड़ के रखा। ध्यान देना, अभी सिर्फ क्रस्ट ठंडी हुई है, ठीक है, क्रस्ट के ठंडे होने के कारण जो गैस निकली थी उसको कौन ने पकड़ लिया? अर्थ ने। क्यों? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। अब गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो अर्थ के पास में ज्यादा लग रहा होगा या अर्थ से दूर लग रहा होगा ज्यादा? न्यूटन का एक नियम है गुरुत्वाकर्षण का, वो मैं आपको बता देता हूं। ये थोड़ा डिटेल है, आपको याद रखना है तो रखिए, नहीं रखना है तो सिर्फ उसका कंसेप्ट याद रखिए, ठीक है। क्या है न्यूटन का ग्रेविटेशनल फोर्स का नियम? Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर, मतलब अगर कोई भी दो वस्तुएं हैं जिनके पास मास है, मतलब उनमें कुछ ना कुछ वजन है, वो दोनों हमेशा आपस में अट्रैक्ट करेंगे। मास होना चाहिए बस। अगर उन दोनों में मास है तो वो दोनों आपस में अट्रैक्ट करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो अर्थ के पास मास है? बिल्कुल है। क्या जो गैस निकली है उसके पास मास है? बिल्कुल है। तो क्या वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स से? हाँ करेंगे। कैसे करेंगे? R क्या है? जैसे मान लीजिए अगर ये m1 है एक मास और ये m2 है एक मास, इन दोनों के बीच की दूरी को मैं बोल रहा हूं r, ठीक है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है? r। तो देखिए आप, ग्रेविटेशनल फोर्स डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी ग्रेविटेशनल फोर्स कम होता जाएगा। यानी
जब मैं अर्थ से दूर होता जाऊंगा वैसे वैसे अर्थ की गैस की पकड़ कम होती जाएगी। तो सबसे ज्यादा उसने गैस कहां पर पकड़ के रखी होगी? सबसे ज्यादा गैस कहां पकड़ रखी होगी उसने? इसके पास में, अर्थ के पास में गैस की डेंसिटी होगी ज्यादा, और जैसे जैसे ऊपर जाता जाऊंगा वैसे वैसे उसकी डेंसिटी हो जाएगी कम। क्लियर है? क्यों इधर डेंसिटी ज्यादा है? क्योंकि यहां पर जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो ज्यादा है और यहां पर जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो थोड़ा कम है। क्लियर है ये चीज? अभी हमको ये पता चल गया है कि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण पकड़ रखा है गैस को अर्थ ने, ठीक। और अभी अकेली क्रस्ट ठंडी हुई थी। लेकिन अब क्या हुआ, जब ये चीजें बन रही थी तो सब चीजें नई नई बन रही थी। उस टाइम पर जो सूरज बाबा हैं वो भी नए नए बने थे, ठीक है। मान लीजिए ये अर्थ है, सॉरी, मान लीजिए ये अर्थ है, ठीक है। इसके ऊपर ये एटमॉस्फेयर है यहां तक। लेकिन अब ये जो सन है, इनसे जो सौर्य हवाएं निकल रही थी, सोलर विंड्स जो निकल रही थी, ये इतनी प्रभावी थी कि अर्थ ने जो ग्रेविटेशनल फोर्स से इस अर्थ के वायुमंडल के जो कण हैं, जो एटमॉस्फेयर उसको पकड़ रखा था, इतनी जोर से चली कि वो इन वायु के कणों को उड़ाकर ले गई। अब जब वो इन वायु के कणों को उड़ाकर ले गई, गैस को उड़ाकर ले गई, तो अर्थ के पास कुछ बचा? अर्थ के पास कुछ भी नहीं बचा। अर्थ के पास कुछ भी नहीं बचा। अर्थ के पास अब कोई एटमॉस्फेयर नहीं बचा। यह अर्थ था, इसके ऊपर से गैसें उड़ गई, ये चीज हो गई ऊपर वाली सॉलिड, ठंडी होके। लेकिन सर, कोर तो अभी भी गर्म है। याद है खीर? खीर की सिर्फ ऊपर की परत ठंडी हुई है, नीचे तो अभी भी गर्म है। कुकर को गर्म करते जाओ, गर्म करते जाओ, गर्म करते जाओ। अगर उसका ढक्कन नहीं खोलोगे तो कुकर फट जाएगा। ऐसे ही अब ऊपर की चीज लिक्विड नहीं बची, ऊपर कैसी चीज हो गई है? सॉलिड। नीचे कैसा है? लिक्विड। अब ये गर्म है, इसमें से ठंडा होना चाहता है, हो रहा है, तो गैस को निकलने के लिए जगह चाहिए। गैस कैसे निकलेगी? धरती फाड़ के बाहर निकलेगी। गैस कैसे बाहर निकलेगी? धरती फाड़ के बाहर निकलेगी। धरती फाड़ के जब बाहर निकलेगी तो ये जो गैस के कण हैं वापस बाहर निकलेंगे। क्यों? जो अब कोर ठंडा हुआ है उसकी जो गैसें हैं वो बाहर निकल के आई हैं, उनको भी अर्थ पकड़ के बोल देगा ए आओ ना। पकड़ लिया किसने? ग्रेविटेशनल फोर्स ने पकड़ लिया है इन गैसेस के कण को। इनके साथ भी सेम कंसेप्ट, अर्थ के पास में इनकी डेंसिटी होगी ज्यादा, अर्थ से जैसे जैसे दूर जाता जाऊंगा इनकी डेंसिटी होती जाएगी कम। क्लियर है? तो अब पीएससी आपसे इस तरीके का सवाल पूछ सकता है कि प्रेजेंट में जो एटमॉस्फेयर है, जिसको हम सेकेंडरी एटमॉस्फेयर बोलते हैं, द्वितीयक एटमॉस्फेयर बोलते हैं, उसके बनने का कारण कौन है? क्रस्ट है या कोर है? तो आप बताएंगे कि कोर है, क्रस्ट के ठंडा होने से नहीं बनी है। इस टाइप का अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्तमान में वायुमंडल किसके ठंडा होने के कारण बना है, तो वर्तमान का जो वायुमंडल है वो कोर के ठंडा होने के कारण बना है, ना कि क्रस्ट के। जो क्रस्ट से ठंडा हुआ था वो प्राइमरी एटमॉस्फेयर था, प्राथमिकी वायुमंडल, जो सोलर विंड्स के कारण उड़ चुका है। क्लियर है ये चीज? आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? मान लीजिए ये अर्थ है, ये अर्थ है और ये एक मंडल है जिसको हम बोलते हैं क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर। ये क्षोभ मंडल क्या है? ये क्षोभ मंडल क्या है? ये क्षोभ मंडल है जिसमें 99% गैस के जो कण हैं वो उपस्थित हैं। इस क्षोभ मंडल के ऊपर गैस के कण ज्यादा मात्रा में उपलब्ध नहीं हैं। क्यों सर, ऐसा क्यों?
देखिए ऐसा क्यों है, क्योंकि सबसे पहली बात तो ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ का वो यहां पर डेंसिटी बढ़ाया हुआ है, किसकी? गैस के कणों की। जैसे जैसे ऊपर जाते जा रहे हैं वैसे वैसे गैस के कण कम होते जा रहे हैं, पहली चीज। ठीक है, दूसरी चीज देखिए, ये अर्थ है, ये ट्रोपोस्फियर है और ये स्ट्रेटोस्फियर है, समताप मंडल। इसमें एक लेयर है जिसको आप बहुत अच्छे से जानते हैं, जिसको बोलते हैं ओजोन परत, ओजोन लेयर, ओजोन परत। इसका क्या काम है? ये पराबैंगनी किरणों को एब्जॉर्ब कर लेती है अपने ऊपर। क्लियर है? ये अल्ट्रावायलेट रेज जो हैं उनको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। अगर ये अल्ट्रावायलेट रेज को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है तो ये गर्म होगी या ठंडी? ऑब्वियसली गर्म होगी, क्योंकि पराबैंगनी किरणों को एब्जॉर्ब कर रही है। तो देखिए क्या हो रहा है, मान लीजिए ये एक दीपक है, ठीक है। इस दीपक के इस तरफ अगर जाऊं और इस तरफ अगर जाऊं तो टेम्परेचर में क्या डिफरेंस आएगा? देखिए मान लीजिए यहां टेम्परेचर है T, इस तरफ जाऊं तो भी टेम्परेचर कम होगा, इस तरफ जाऊं तो भी टेम्परेचर कम होगा। मतलब ये मोमबत्ती है, इसके चाहे मैं इस तरफ चला जाऊं चाहे इस तरफ चला जाऊं, इससे जैसे जैसे दूर जाऊंगा टेम्परेचर कम होता चला जाएगा। क्लियर है ये चीज? तो देखिए क्या हो रहा है, ये ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर से मैं इस तरफ आऊं तो टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा? ऑब्वियसली घटेगा। क्यों? क्योंकि यहां इससे टेम्परेचर कम है, यहां टेम्परेचर सबसे ज्यादा है, यहां इस साइड आ रहा हूं तो टेम्परेचर कम होगा, ऊपर साइड जाऊं तो टेम्परेचर कम होगा। क्लियर है? इसको मान लीजिए कि ये दीपक है या मोमबत्ती है, जो भी आपको मानना है, ओजोन लेयर, उसके मैं दोनों तरफ जाऊं तो टेम्परेचर कम होना है, ये तय बात है। ठीक है, अब आपको पता है कि गर्म हवा ऊपर उठती है, गर्म हवा ऊपर उठती है। क्लियर है? गर्म हवा उठकर ऊपर कहां तक जाती है? ये जो क्षोभ मंडल का छोर है ना, सिर्फ यहीं तक जाती है, क्षोभ मंडल के छोर तक ही जाती है, ट्रोपोस्फेयर के छोर तक ही जाती है। क्यों? उसके ऊपर क्यों नहीं जाती? क्योंकि देखिए कोई भी चीज हो, अकेली गैस ही नहीं, कोई भी चीज हो, हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ जाती है, हमेशा हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ ही जाएगी। कोई भी चीज हो, दुनिया की कोई भी चीज, ये पेन है, ये हाई पोटेंशियल एनर्जी पर है और जमीन पर लो पोटेंशियल एनर्जी है, तो मैं अगर इसको छोड़ दूं तो देखिए हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ पेन चला गया। कोई भी चीज हमेशा हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ जाएगी। तो नीचे अगर हाई टेम्परेचर है, नीचे अगर हाई टेम्परेचर है तो ये ऊपर कब जाएगी? जब यहां पर लो टेम्परेचर हो, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ ही जाएगी। लेकिन देखिए यहां पर लो टेम्परेचर है, यहां टेम्परेचर ऊपर से नीचे आने पर कम हो रहा है। अगर मैं इसकी उल्टी दिशा की बात करूं तो टेम्परेचर बढ़ रहा होगा कि घट रहा होगा? ऊपर से नीचे आने में टेम्परेचर घट रहा है, तो नीचे से ऊपर जाने में टेम्परेचर ऑब्वियसली बढ़ेगा। ठीक है, तो यहां लो टेम्परेचर है और यहां टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो क्या इसके ऊपर कोई भी गैस जाएगी? नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ अपने आप जाती है। तो यहां अगर लो टेम्परेचर है, यहां अगर हाई टेम्परेचर हो गया तो यहां से यहां गैस नहीं जाएगी। इसलिए जितने भी गैस के कण हैं या गैसेस हैं वो क्षोभ मंडल तक ही सबसे ज्यादा मात्रा में मिलते हैं। क्षोभ मंडल के ऊपर गैस के कण बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। इसलिए स्ट्रेटोस्फीयर में आपने सुना होगा कि प्लेन भी उड़ाए जाते हैं। क्यों उड़ाए जाते हैं स्ट्रेटोस्फीयर में? देखिए आपने साइकिल चलाई होगी, जब आप साइकिल चलाएंगे तो साइकिल चलाने में क्या होगा? आपको हवा रोकेगी आगे बढ़ने से। आप बहुत तेज गाड़ी चलाएंगे तो आप देखते हैं कि कितनी तेज हवा लगती है। वो हवा क्या है? वो हवा आपको रोकने की कोशिश कर रही है, एयर का रेजिस्टेंस, वायु के कणों का रेजिस्टेंस। तो अगर मैं किसी ऐसी ही जगह पर बहुत तेज बाइक चला रहा हूं तो मुझे बहुत ज्यादा उसमें फ्यूल बर्बाद होगा। लेकिन अब मान लीजिए हवा है ही नहीं, तो क्या होगा? मैं बहुत आसानी से किसी चीज को चलाऊंगा तो मैं
कम फोर्स में उस जगह पर चला पाऊंगा। क्यों? क्योंकि वहां एयर ही नहीं है। तो जब मैं प्लेन को इस वाले स्ट्रेटोस्फीयर समताप मंडल में चलाऊंगा तो वहां पर वायु के कण ही नहीं है, गैस के कण ही नहीं है। तो जब गैस के कण ही नहीं है तो कोई उसको रोकने वाला नहीं है, तो कोई रोकने वाला नहीं है तो बहुत कम फ्यूल में मैं उस चीज को आगे ले जा पाऊंगा। क्लियर है? तो मेनली जो वायु के कण हैं, जो गैस के कण हैं, वो आपको कहां मिलेंगे? ट्रोपोस्फीयर में। उसके ऊपर बहुत कम मात्रा में स्ट्रेटोस्फीयर में पाए जाते हैं। और उसके ऊपर एक एक्सपर्ट्स और साइंटिस्ट ने मिलके एक लाइन का निर्माण किया है जिसके ऊपर बिल्कुल शून्य के बराबर गैसों के कण मिलते हैं। उस लाइन को बोलते हैं करमन लाइन, करमन रेखा। और इस करमन लाइन ये लगभग 100 किलोमीटर के आसपास होती है, पृथ्वी की सतह से 100 किलोमीटर ऊपर होती है। उस करमन लाइन के ऊपर हम स्पेस बोलते हैं। बहुत लंबी कहानी थी, लेकिन उसका सार क्या है कि स्पेस कहां पर होगा? करमन रेखा के ऊपर। क्यों होगा? क्योंकि करमन रेखा ऐसी एक इमेजिनरी रेखा है, ऐसी एक इमेजिनरी लाइन है जिसके ऊपर ऐसा माना जाता है कि वायु के कण बहुत ही शून्य मात्रा में उपलब्ध है या उपलब्ध नहीं है। वैक्यूम, निर्वात चालू हो जाता है इसके ऊपर। क्लियर है? तो करमन रेखा क्या है? करमन रेखा वो जगह है जहां से स्पेस चालू होता है। तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि स्पेस क्या होता है तो आप बताएंगे कि अर्थ के वायुमंडल में एक रेखा इमेजिनरी है, करमन रेखा, जिसके ऊपर जो गैस के कण हैं बहुत ही ना के बराबर पाए जाते हैं, उसको स्पेस कहा जाता है। क्लियर? अब देखिए, जो अपन ने इतनी सारी रामायण पढ़ी है, उस रामायण से आप कितनी सारी चीजें पता कर सकते हैं स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में। ये अर्थ है, ठीक है, अर्थ की सरफेस है। इस अर्थ की सरफेस पे ट्रोपोस्फीयर तक कैसे कण हैं? बहुत सारे कण हैं। अब यहां अगर बहुत सारे कण हैं और मुझे एक स्पेस शटल लॉन्च करना है, अगर मुझे एक स्पेस शटल लॉन्च करना है तो यहां मुझे उसको ऊपर पहुंचाने में ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी या कम ताकत लगानी पड़ेगी? ऑब्वियसली ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि चारों तरफ क्या है? एयर के कण हैं, और वो एयर के कण इस स्पेस शटल को क्या करेंगे? उल्टी डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, इसको ऊपर नहीं उठने देंगे। और इस स्पेस शटल को कहां जाना है? इस स्पेस शटल को ऊपर जाना है। तो ऑब्वियसली इसको ज्यादा एनर्जी की जरूरत है इसको पार करने के लिए। तो मैं किस तरीके का फ्यूल उपयोग कर सकता हूं इस स्पेसक्राफ्ट में? सॉलिड, लिक्विड या गैस? सोचिए, मैं इसमें सॉलिड फ्यूल उपयोग करूंगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि सॉलिड की डेंसिटी जो है वो सबसे अधिक होती है, उसके बाद लिक्विड की डेंसिटी, उसके बाद गैस की डेंसिटी। क्यों लिक्विड की डेंसिटी सबसे अधिक होती है? अभी अपन ने जब अर्थ के बारे में बात कर रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि जब गैस की डेंसिटी बढ़ा देते हैं, गैस के घनत्व को बढ़ा देते हैं, गैस के कणों को पास में ले आते हैं, तो वो तरल में कन्वर्ट हो जाता है। जब तरल के मॉलिक्यूल को और पास में ले आते हैं तो वो काय में कन्वर्ट हो जाता है? सॉलिड में। तो सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी हुई? सॉलिड की। इसकी डेंसिटी, घनत्व सबसे ज्यादा हुआ। अब अगर डेंसिटी इसकी सबसे ज्यादा है तो क्या होगा? देखिए, एक एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए ये एक कमरा है, इस कमरे में 6 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। इस कमरे में अगर 6 लोग बैठे हुए हैं और मैंने जला दिया तो क्या होगा? मुझे कितनी एनर्जी मिलेगी? इन 6 लोगों को जलाने की एनर्जी मिलेगी। क्लियर? अब सेम उसी कमरे में अगर 2 लोग बैठे हैं और उसको जला दिया तो क्या होगा? मुझे 2 लोगों की बराबर की एनर्जी मिलेगी। ये सॉलिड है, ये लिक्विड है। क्यों? क्योंकि इसका घनत्व ज्यादा है, क्योंकि सेम एरिया में ज्यादा पार्टिकल है। तो सेम एरिया में, मतलब छोटे से एरिया में अगर ज्यादा डेंसिटी वाली चीज जलाऊं तो मुझे एनर्जी कैसी मिलेगी? ज्यादा।
इसलिए अगर मैं इस एरिया में सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल करूं तो ज्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि वो मुझे ज्यादा थ्रस्ट प्रणोद प्रोवाइड कराएगा और मेरा स्पेसक्राफ्ट इस वाली जगह को आसानी से पार कर लेगा। क्लियर है? अब ये वाली जगह जब मैं पार कर लूंगा और स्ट्रेटोस्फीयर में पहुंच जाऊंगा, समताप मंडल में पहुंच जाऊंगा, उसके बाद या कर्मण रेखा तक पहुंच जाऊंगा, क्योंकि वहां तक मुझे थोड़े थोड़े कण मिलते रहेंगे। लेकिन जब मैं कर्मण लाइन पे पहुंच जाऊंगा, उसके बाद की अगर मैं बात करूं तो मैं अगर सॉलिड फ्यूल इस्तेमाल कर रहा हूं तो मैं तो एक बहुत बड़ा बेवकूफ आदमी हूं। क्यों? क्योंकि उसके बाद एयर के पार्टिकल्स हैं ही नहीं, और जब एयर के पार्टिकल्स उसके बाद हैं ही नहीं तो क्या होगा? इतनी सारे फोर्स की मुझे जरूरत ही नहीं है। तो मैं एक नई स्टेज उसमें प्रोवाइड करूंगा। मैंने थोड़ा सा सॉलिड फ्यूल लगाया ताकि ये जगह निकल जाए। उसके बाद मैंने एक अलग से स्टेज लगाई है, उसमें मैंने लिक्विड फ्यूल डाल दिया। अब लिक्विड फ्यूल क्या करेगा? वो कम जलेगा, सॉलिड की अपेक्षा कम जलेगा, क्योंकि वहां पर मुझे इतने फोर्स की जरूरत ही नहीं है। तो फोर्स कम, सिर्फ कंट्रोलिंग का काम आएगा। क्लियर है? लेकिन जैसे जैसे मैं ऊपर जाता जाऊंगा वैसे वैसे क्या होगा? टेम्परेचर भी कम होता जाएगा। टेम्परेचर बहुत कम होता जाएगा, अबाउट -180 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास टेम्परेचर रहेगा। और जब इतना टेम्परेचर कम होगा तो वहां पर फ्यूल को जलाने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो मुझे कोई ना कोई एक ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित करना पड़ेगी जो बहुत ही कम तापमान पर फ्यूल को जलाए। ठीक है? तो जब बहुत ही कम तापमान पर फ्यूल को जलाने की टेक्नोलॉजी हमने इजाद करी, उसका नाम है क्या? क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी। क्रायोजेनिक इंजन हमने डेवलप किया जो बहुत कम तापमान में फ्यूल को जला देता है। इसके पीछे भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ठीक है? जब विक्रम साराभाई जी ने इसरो प्रोग्राम चालू किया था, स्पेस प्रोग्राम चालू किया था, तब उन्होंने बोला था कि हमें क्रायोजेनिक पे काम करना चाहिए। लेकिन उस समय अमेरिका के पास और रशिया के पास क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी थी। तो हमने अमेरिका से संपर्क करने की कोशिश करी कि भैया हमें क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराओ। तो उनने 5 रुपए की डेयरी मिल्क थी, उनने बोला कि हम 100 रुपए में देंगे, चाहिए हो तो लो, नहीं तो मत लो। तो इंडिया ने बोला ठीक है भाई दे दो, डील हो गई। लेकिन फिर रसिया ने बोला कि भैया हम 25 रुपए में दे देंगे तुमको वही डेयरी मिल्क। तो इंडिया ने बोला ये भी ठीक है, तो 25 रुपए में लेने लगे। फिर अमेरिका रशिया से लड़ गया कि भैया हमारी 100 रुपए में डील की बात हो चुकी है, तुम 25 रुपए में क्यों दे रहे हो? तो इंडिया ने बोला कि ठीक है, हम तुम दोनों से ही नहीं ले रहे, हम हमारी खुद की बनाएंगे। उसके बाद इंडिया ने खुद की क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी डेवलप करी और इतनी सस्ती टेक्नोलॉजी डेवलप करी कि अब जो विदेशों के स्पेसक्राफ्ट हैं वो भी इंडिया से क्रायोजेनिक इंजन खरीदते हैं, क्योंकि वो बहुत सस्ते में प्रोवाइड करा देता है उस चीज को। क्लियर है? तो क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की, क्या क्रायोजेनिक इंजन की क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि ठीक है नीचे तो हमको सॉलिड की जरूरत पड़ेगी और यहाँ पर जल भी जाएगा। उसके बाद हमने लिक्विड जला लिया, क्योंकि अभी इतना ठंडा नहीं पड़ा, क्योंकि वो याद है ओजोन लेयर, तो वो ठंडा धीरे धीरे होना चालू हो रहा है। लेकिन ऊपर जब आप चले जाएंगे तब आप लिक्विड को भी नहीं जला पाएंगे। कैसे जलाएंगे? क्योंकि वहां तो जलेगा ही नहीं कुछ। इतनी ठंड में आप कोई चीज कैसे जला सकते हैं? तो उसके लिए हमने जिस इंजन का इस्तेमाल किया वो इंजन कौन सा है? क्रायोजेनिक इंजन। ठीक है? तो किस तरीके से हम ले जा रहे हैं स्पेसक्राफ्ट को ऊपर? पहले सॉलिड फ्यूल, फिर लिक्विड फ्यूल से उसको कंट्रोल कर रहे हैं, और ऊपर हम क्रायोजेनिक फ्यूल का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसी सीक्वेंस का आज की डेट में भी यूज होता है। GSLV Mark 3 में हम इसी टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। सबसे पहले हम सॉलिड फ्यूल जलाते हैं, फिर उसके बाद लिक्विड से कंट्रोलिंग करते हैं, और फिर क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। जो लेटेस्ट में है अभी GSLV Mark 3 जो इसरो द्वारा यूज किया जा रहा है। क्लियर है ये चीज? ठीक है? तो इस तरीके से स्पेस और एटमॉस्फेयर के बारे में आज हमने इस लेक्चर में समझा है। क्लियर है? नेक्स्ट लेक्चर में हम ये देखेंगे कि कितने तरीके की कक्षाएं होती हैं, ऑर्बिट्स, और उनमें किस किस तरीके से हम सैटेलाइट्स को लगाते हैं, और उन सैटेलाइट को उन्हीं ऑर्बिट्स में क्यों लगाते हैं, किसी और ऑर्बिट्स में क्यों नहीं लगा सकते। ठीक है? लेकिन उसके लिए ये वाली चीज थोड़ी सी आपको बेसिक पढ़ना पड़ेगा। हालांकि इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन थोड़ा सा बेसिक आपको इसका